वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं गीता साक्षिगा। मूवी की शुरुआत गर्ल्स हॉस्टल से होती है, जहां मनीषा नाम की लड़की की मां अपनी बेटी से मिलने जाती है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। लेकिन पता है, जिस खुशी से वो अंदर जाती है ना, उतना ही गहरा सदमा उनको लग जाता है, क्योंकि किसी ने बहुत बुरी तरीके से मनीषा के साथ जबरदस्ती करके उसकी जान ले ली थी। अब जैसे इसकी खबर मीडिया को लगती है तो वो सभी हॉस्टल के बाहर जमा हो जाते हैं। तभी मौका वारदात पर इंस्पेक्टर शंकर भी पहुंच जाता है। वो जब मनीषा की बॉडी को देखता है तो उसको कई सारी चीजें समझ में आ जाती है कि आखिर मनीषा के साथ क्या चल रहा था रात को। पर अभी वो मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं देता। इसके बाद होम मिनिस्टर मीडिया वालों के सामने आकर कह देते हैं कि आजकल लड़कियों के साथ ऐसी घिनौनी वारदात इसीलिए हो रही है क्योंकि हमने लड़कियों को देवी की तरह देखना बंद कर दिया है। अगर हम अपना लड़कियों को देखने का नजरिया बदल दे तो हर लड़की सुरक्षित रहेगी, और जो मनीषा के साथ हुआ वो किसी लड़की के साथ नहीं होगा। मैं मीडिया के सामने वादा करता हूं कि अगर एक हफ्ते के अंदर वो अपराधी पकड़ा नहीं गया तो मैं अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे दूंगा। अब ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और उनका भरोसा होम मिनिस्टर के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ जाता है कि होम मिनिस्टर बहुत बढ़िया है, सारे होम मिनिस्टर ऐसा हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। अब सिर्फ 2 दिन के अंदर ही अपराधी को पकड़ लिया जाता है, जिसका नाम अर्जुन है। सभी उसको पकड़कर जेल में डाल रहे होते हैं, लेकिन अर्जुन के चेहरे की मासूमियत देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि बेचारे को जानबूझकर फंसाया गया है। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एसीपी रूपेश जेल में सारे कैदियों से मिलने आता है, जो कि आज इसी शहर में अपॉइंट हुआ है। वो सबसे पहले अर्जुन के पास आकर उससे पूछता है, कहता है, मैंने तुम्हारा केस बहुत ध्यान से पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है असली अपराधी तुम नहीं कोई और है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज जानना चाहता हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं। ये सुनकर अर्जुन को थोड़ा उम्मीद मिलती है कि शायद अब मैं जेल से बाहर जा पाऊं। चलिए जरा अर्जुन के पास्ट में चलते हैं। वो बहुत ही आज़ाद किस्म का इंसान है। उसकी ज़िंदगी बहुत ही आराम से निकल रही होती है। साथ ही वो क्लब में डीजे बजाने का काम करता है। वो जब अपने घर पर आता है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा कल तुम्हें एक लड़की से मिलने जाना याद है ना, बहुत अच्छी लड़की है वो, और उसे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अर्जुन भी जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन माँ ने कह दिया है तो फिर उसे जाना ही पड़ता है। अब अर्जुन उस लड़की से मिलने जाता है तो वहाँ रूपाली नाम की एक लड़की आती है। उसे देखकर अर्जुन का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था जिस लड़की को उन्होंने पसंद किया है वो घरेलू और शरीफ है। पर रूपाली काफी ज्यादा मॉडर्न दिखाई देती है, यहाँ तक कि वो क्लब जाकर अर्जुन को अपने साथ शराब भी पीने को कहती है। अर्जुन साफ मना कर देता है कि नहीं, इस तरह की लड़की नहीं चाहिए। होती है सबकी अलग अलग चॉइस, कांट कमेंट। इसलिए वो घर आकर अपनी माँ से कह देता है कि जैसा आपने बताया था वो तो बिल्कुल उससे उल्टी निकली। आपने कहा था वो शराब नहीं पीती, उसे तो विस्की और वोडका का डिफरेंस अच्छे से पता है। अब ये सुनकर माँ समझ जाती है कि बेटा तो जरूर किसी और लड़की से मिलकर आ गया है, कल मेरे साथ मंदिर चलना, मैं खुद तुझे उससे मिलवा दूंगी। अगले दिन अर्जुन जब मंदिर जाता है तो वहां रूपाली आ जाती है। इसे देखकर अर्जुन को लगता है कि अरे ये तो वही लड़की है। इसकी सच्चाई माँ को नहीं पता, तभी माँ ऐसा कह रही है। पर तब उसकी नजर रूपाली की दोस्त अमूल्या पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो उसका दीवाना हो जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब रूपाली अमूल्या को अर्जुन के बारे में बताती है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, तो ये सुनकर अर्जुन को गुस्से आ जाता है कि कहाँ फंस गया अच्छी में। अब अगले सीन में अमूल्या अर्जुन की बहन की शादी में आ जाती है, और जब अर्जुन की बहन उसे अमूल्या के साथ काफी ज्यादा खुश देखती है तो वो उससे बता ही देती है कि जिस लड़की को माँ ने तुम्हारे लिए चुना है वो कोई और नहीं बल्कि अमूल्या ही है। रूपाली तो बस तुम्हारे मजे लेने के लिए तुम्हें परेशान कर रही थी। और इस चीज को सुनकर अर्जुन इतना ज्यादा खुश हो जाता है मानो उसको सब कुछ मिल गया हो। इसके बाद होती है इन दोनों की लव स्टोरी शुरू। अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाते हैं, जहां रूपेश अर्जुन से कहता है, ठीक है, जितना तुमने कहना था तुम कह चुके हो, आगे की जानकारी मैं किसी और से जानना चाहता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। अब रूपेश अमूल्य और अर्जुन की दोस्त मूर्ति के पास जाता है। उनसे अर्जुन के बारे में पूछने लगता है कि जिस दिन मनीषा का मर्डर हुआ था उस दिन अर्जुन था कहाँ पर। इसके बाद फिर से पास्ट में हम चले जाते हैं, जहां अर्जुन और मूर्ति पार्टी करने किसी क्लब में आते हैं। कुछ दिनों के बाद अर्जुन और अमूल्या की शादी होने वाली थी, लेकिन तभी अर्जुन को किसी का फोन आता है, इसलिए वो तुरंत वहां से चला जाता है। और जब वो वापस आता है तो उसकी शर्ट पर खून लगा दिखाई देता है। मूर्ति ने जब इसके बारे में उससे पूछा तो अर्जुन ने बात को घुमा दिया, कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अगले दिन घर में शंकर आता है, जो अर्जुन को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है। अर्जुन के माता पिता शंकर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता, और जेल में लाकर मारते हुए उससे ये पूछा जाता है कि बताओ तुमने मनीषा की जान क्यों ली। लेकिन अर्जुन बार बार यही कहता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस वाले फिर शंकर से कहते हैं कि ये तो मानने को तैयार ही नहीं है। शंकर भी कहता है ये मानेगा नहीं, हमें मनाना पड़ेगा कि इसी ने मनीषा को मारा है, और इसके लिए हमें जो भी करना पड़े वो करेंगे। और इसके बाद ये सभी बहुत ही बुरी तरीके से अर्जुन को पीटने लग जाते हैं। अगले सीन में अर्जुन को कोर्ट लाया जाता है, जहां जोसेफ नाम का वकील अर्जुन के खिलाफ होता है। वो जज से कहता है कि ये अर्जुन हमेशा डीजे बजाने का काम करता है और लड़कियां इसके हमेशा आसपास घूमती रहती हैं, तो लड़कियों के साथ ऐसी हरकत करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो विटनेस बॉक्स में शंकर को बुलाता है।
शंकर कहता है कि सुबह 4 बजे वॉचमैन ने फोन करके बताया कि कोई जबरदस्ती हॉस्टल में घुस आया है। ये सुनकर मैं तुरंत हॉस्टल पहुंचा, जहां मनीषा अपने कमरे में मृत अवस्था में पड़ी थी। मैंने आसपास के सारे सीसीटीवी चेक किए, जिससे साबित हो गया कि अर्जुन और मूर्ति क्लब तक मनीषा का पीछा कर रहे थे, और जब मनीषा घबराहट में क्लब के बाहर जा रही थी तो अर्जुन भी उसके पीछे भागते हुए गया। जिसके कुछ देर के बाद जब वो आया तो उसके शर्ट पर खून लगा हुआ था। उस खून की जब जांच की गई तो पता चला वो खून मनीषा का है। और दोस्तों, इस बात को प्रूव करने के लिए वो जज को सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है। अब ये देखकर तो जज को भी यही लगता है ना कि शंकर सही कह रहा है, लेकिन वो अर्जुन को भी अपनी बात रखने का मौका देते हैं। अब अर्जुन जज से कहता है कि सर, ये शंकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने सीसीटीवी फुटेज में गड़बड़ी की है। माना मैं क्लब के बाहर गया था और वापस भी आया, शर्ट पर खून लगा था, लेकिन वो मनीषा का नहीं बल्कि नारायण नाम के आदमी का था, जो क्लब में काम करता है। मुझे फोन आया था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। मैं भागते हुए उसके पास गया और उसे हॉस्पिटल भी पहुंचाया, इसलिए उसका खून मेरी शर्ट पर लग गया। पर जोसेफ, जो खुद शंकर के साथ मिला हुआ था, वो जज को नारायण का डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है, जिसके हिसाब से नारायण तो 2 महीने पहले ही मर चुका है। अब ये देखकर तो ऑब्वियस है, जज को भी लगेगा कि अर्जुन झूठ बोल रहा है, और इसीलिए अर्जुन को दोषी पाया जाता है और मनीषा की हत्या के आरोप में उसको आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। ये सुनकर अर्जुन और उसके घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनको पता है हमारा बेटा अर्जुन इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकता। अचानक बेचारे की हंसती खेलती जिंदगी दुखों से भर जाती है और फिर अर्जुन को जेल में डाल दिया जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में रूपेश अमूल्य और मूर्ति से ये कहता है कि देखो, शंकर पर मुझे पहले से ही शक था, इसलिए हमें अर्जुन का केस रीओपन करना होगा ताकि अर्जुन को इंसाफ मिल पाए। अब ये सुनकर मूर्ति और अमूल्य की उम्मीदें जाग जाती हैं कि शायद अब अर्जुन दोबारा उनके पास आ जाएगा। अब जैसे जोसेफ और शंकर के बॉस को ये पता चलता है कि अर्जुन का केस दोबारा ओपन करने की कोशिश की जा रही है, वो दोनों से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो केस दोबारा ओपन नहीं होना चाहिए, वरना ध्यान रहे तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर ये दोनों घबरा जाते हैं। दरअसल ये दोनों अपने बॉस के लिए काम करते हैं, जो सारी चीजों का मास्टरमाइंड है। उसी के कहने पर अर्जुन को इन दोनों ने फंसाया था। अब केस दोबारा रीओपन ना हो, इसीलिए शंकर एक गुंडे को भेजकर अर्जुन के पिता को मरवा देता है, क्योंकि शंकर को लग रहा था कि अर्जुन के पिता या उसकी मां ने ही केस दोबारा रीओपन करवाया होगा। ये देखकर अर्जुन की मां एकदम टूट जाती है कि पहले उनका बेटा, अब उसका पति, दोनों उनसे दूर चले गए। इसलिए वो जेल में अर्जुन से मिलने जाती है और कहती है, बेटा अब सब कुछ तुम पर है, अंदर रहकर दुखी होते रहो या फिर शेर की तरह बाहर आकर सभी को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। और ये सुनकर अर्जुन के अंदर पूरे बदले की भावना जाग जाती है, जैसे कि हम उसकी आंखों में दुश्मनों के खिलाफ गुस्सा साफ देख सकते हैं। अगले सीन में अर्जुन के पास शंकर के भेजे हुए कुछ गुंडे कैदी बनकर आते हैं, जो उसे मारने के इरादे से वहां आए थे। दरअसल ये शंकर की चाल है, ताकि जो भी अर्जुन का केस रीओपन करवा रहा है, अर्जुन के मरते ही उसकी उम्मीदें खत्म हो जाए, क्योंकि जब अर्जुन ही नहीं बचेगा तो केस रीओपन करने का क्या मतलब। लेकिन अर्जुन तो पहले से ही काफी गुस्से में होता है, इसलिए वो उन सभी गुंडों को बहुत बढ़िया तरीके से धूल चटाता है और इस तरह उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। अगले दिन अर्जुन के केस की सुनवाई होती है और इस बार अर्जुन का वकील बनकर जो इंसान आया होता है वो कोई और नहीं बल्कि अमूल्य होती है। उसने अर्जुन को निर्दोष साबित करने के लिए 5 सालों में वकालत सीख ली थी, और वो भी उसने कहीं और से नहीं बल्कि जोसेफ से ही सीखा था। अब ये सारी चीज देखकर जोसेफ खुद हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि अमूल्य अर्जुन की गर्लफ्रेंड है। अब अमूल्य जज के सामने अपना पॉइंट रखते हुए एक्सपर्ट की रिपोर्ट दिखाती है। उस रिपोर्ट के हिसाब से जो सीसीटीवी फुटेज शंकर ने दिखाई थी, उसमें कुछ सीन्स को कट किया गया था, जिसके बाद वो उस शर्ट को भी दिखाती है जिसे शंकर ने 5 साल पहले अर्जुन की शर्ट कहकर कोर्ट में दिखाया था। वो जज से कहती है कि मैंने उस शर्ट को अच्छे से चेक किया और उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी निकलवाई। उस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि ये शर्ट अर्जुन की है ही नहीं। और ये सुनकर जोसेफ एकदम हैरान रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या करे। वो फिर भी जज से कहता है कि ये सबूत फिर भी अर्जुन की बेगुनाही साबित नहीं कर सकता, हो सकता है रिपोर्ट्स को बदल दिया गया हो। लेकिन अमूल्य भी कम नहीं थी, वो पूरी तरह से तैयार थी। वो कोर्ट में अपना आखिरी दाव खेलते हुए नारायण को लेकर आ जाती है, जो कि अब तक जिंदा है। वो जज से कहती है कि नारायण का एक जुड़वा भाई भी है, जो मनीषा के मरने से 2 महीने पहले मर गया था, जिसका डेथ सर्टिफिकेट, नाम, सब कुछ बदलकर नारायण के नाम से कोर्ट में दिखाया गया था। और इतना ही नहीं, मेरे पास उस हॉस्पिटल का बिल भी है जहां अर्जुन नारायण को एक्सीडेंट के बाद लेकर गया था, और अपने कार्ड से उसने पेमेंट भी की थी, जिसकी टाइमिंग और डेट आप देख सकते हैं। अब ये सारे सबूत देखकर जज को पता चल जाता है कि अर्जुन निर्दोष है। अमूल्य कहती है कि अर्जुन के 5 साल वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन जिन्होंने उसको फंसाने की कोशिश की है, कम से कम उनकी पोजीशन हटा दी जाए ताकि अर्जुन को भी इंसाफ मिले। इसीलिए जज अपना फैसला सुनाते हैं कि अर्जुन को बाइज्जत बरी किया जाता है और कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में शंकर को इंस्पेक्टर की पोजीशन से बर्खास्त किया जाता है। अब वो कभी भी पुलिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। साथ ही जोसेफ ने सब कुछ शंकर के सबूत के आधार पर किया था, इसीलिए उसे एक और मौका दिया जाता है। दोबारा ऐसी गलती हुई तो उसकी भी पोजीशन
खत्म। ये सुनकर अर्जुन और उसके घर वाले एकदम खुश हो जाते हैं कि अर्जुन अब उनके पास वापस आ गया है। अगले सीन में अमूल्य और अर्जुन मंदिर आते हैं जहां उन्हें मनीषा की माँ दिखाई देती है। वो अर्जुन से कहती है, बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम तो बाहर आ गए हो, पर असली अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहा है। तुम्हें तो इंसाफ मिल गया पर मुझे नहीं। इस पर अमूल्य कहती है कि अर्जुन के बाहर आने से मुझे आधी ही कामयाबी मिली है। पूरी कामयाबी तब मिलेगी जब मनीषा को इंसाफ और उसके हथियारों को सजा मिलेगी। आप टेंशन मत लीजिए, हम मनीषा को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये सुनकर मनीषा की माँ भी थोड़ा खुश हो जाती है। अगले दिन रूपेश सारे लोगों से दोबारा पूछताछ करता है ताकि कोई ऐसी कड़ी मिल जाए जिससे असली अपराधी का पता चल पाए। तो वहीं अर्जुन और बाकी सभी उसी क्लब में आ जाते हैं जहां मनीषा आती थी। वहां आने के बाद सारे लोग उस दिन को याद करने लग जाते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तब अर्जुन को याद आता है कि उस दिन जब वो नारायण को बचाने के लिए क्लब से बाहर निकल रहा था, उससे कुछ सेकंड्स पहले कोई दूसरा इंसान बाहर निकला था जिसने भी अर्जुन की तरह व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। हो ना हो वही असली अपराधी होगा। पर इस चीज को बीते 5 साल हो चुके हैं और सीसीटीवी फुटेज भी 3 महीने तक ही स्टोर रहती है, तो मुश्किल है। इस पर अमूल्य कहती है कि जोसेफ के पास उस दिन का असली सीसीटीवी फुटेज जरूर होगा और फिर उसने उसे एडिट करके कोर्ट में दिखाया था, यानी कि जो रॉ वीडियो है ओरिजिनल वो उसके पास जरूर होगी। हमें कैसे भी करके वो फुटेज निकालना होगा। अमूल्य चुपके से जोसेफ के ऑफिस जाती है, उसके लैपटॉप से असली फुटेज पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है। लेकिन उसके जाने के बाद जैसे ही जोसेफ को इसके बारे में पता चलता है तो वो समझ जाता है कि ये काम अमूल्य के अलावा कोई नहीं कर सकता और इस चीज से वो एकदम गुस्सा हो जाता है, पता नहीं क्या करेगा। इधर अमूल्य जब अपने घर जा रही होती है तभी वहां पर शंकर के भेजे हुए गुंडे आ जाते हैं जो उसे मारने के इरादे से वहां पर आए थे। पर तभी वहां रूपेश आकर सारे गुंडों की बढ़िया तरीके से धुलाई करता है और जब शंकर वहां आता है तो रूपेश उसे भी नहीं छोड़ता, क्योंकि अब तो वो पुलिस वाला है नहीं बल्कि ये गुंडा है। इसके बाद वो शंकर को धमकाकर अमूल्य को लिए चला जाता है। अब रूपेश और बाकी सभी असली सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि जो अर्जुन से पहले मनीषा के पीछे गया था वो इंसान कोई और नहीं बल्कि होम मिनिस्टर का बेटा रविंद्र है। वही होम मिनिस्टर जो मीडिया के सामने लड़कियों को देवी कह रहा था, उसी के बेटे ने मनीषा की जान ली थी। इतना ही नहीं, ये होम मिनिस्टर ही असली मास्टरमाइंड भी है जिसने रविंद्र को बचाने के लिए शंकर और जोसेफ को हायर किया ताकि वो अर्जुन को फंसा पाए। और ये जानकर ये सभी हो जाते हैं हैरान। अगले सीन में अर्जुन और अमूल्य मनीषा की माँ के पास आते हैं ताकि उनसे पता चल सके कि क्या मनीषा का कोई दोस्त था जिससे मिलने वो क्लब गई थी। हो सकता है उस दोस्त को सारी चीजें पता हो और वो कोर्ट में रविंद्र के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाए। तब उन्हें पता चलता है कि मनीषा की एक दोस्त श्वेता थी जो हमेशा उसी के साथ रहा करती थी। इसलिए अर्जुन और अमूल्य श्वेता के पास आ जाते हैं और वो उन्हें सारी बात बताती है कि मनीषा के जन्मदिन की खुशी में पार्टी देने के लिए मैंने उसको क्लब बुलाया था, लेकिन वहां पर रविंद्र की गलत नजर उस पर पड़ी। मैं उस समय काफी ज्यादा नशे में थी, इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर पाई। मनीषा ने तुरंत हॉस्टल आकर अपने लैपटॉप का वेबकैम ऑन कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि रविंद्र कभी भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाएगा। उसने जो भी मनीषा के साथ किया वो सब कुछ उस वेबकैम में रिकॉर्ड हो रखा है। मैंने जब उसका लैपटॉप चेक किया तब मुझे उस वीडियो के बारे में पता चला। मैं उस वीडियो को लेकर पुलिस स्टेशन भी गई, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे धमका कर भगा दिया, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बता पाई। अब ये सुनकर अर्जुन और अमूल्य दोबारा हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अब रविंद्र के खिलाफ बिल्कुल सॉलिड सबूत मिल चुका है। अब रूपेश सारे सबूत देखकर रविंद्र को कोर्ट में लेकर आता है, बट सबसे बड़ा सबूत श्वेता अभी तक कोर्ट नहीं पहुंची। अर्जुन उसको लेकर कोर्ट पहुंच ही रहा होता है कि तभी होम मिनिस्टर के भेजे हुए गुंडे उनका रास्ता रोक लेते हैं ताकि वो रविंद्र के खिलाफ गवाही ना दे पाए। लेकिन अर्जुन सभी को सबक सिखाते हुए श्वेता के साथ आराम से कोर्ट पहुंच जाता है और वहां आने के बाद जजेस को मिलता है श्वेता का बयान, असली सीसीटीवी फुटेजेस और साथ में वेबकैम वाली वीडियो। और ये देखकर जजेस तुरंत अपना फैसला सुना देते हैं और रविंद्र को अपराधी घोषित कर देते हैं। उसे मिलती है आजीवन कारावास की सजा। होम मिनिस्टर अपने बेटे से कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हारी बेल करवा दूंगा। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले रविंद्र को ले जा रहे होते हैं पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पुलिस पर हमला करके रविंद्र को पीटना शुरू कर देते हैं और उसे इतना मारते हैं कि वो अपना दम तोड़ देता है। और अब जाकर बेचारी मनीषा को उसकी माँ को इंसाफ मिला, क्योंकि कहते हैं ना सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और ये बात साबित हो गई और होती रहेगी। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी होती है यहाँ पर खत्म। मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बहुत जरूरी है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।